स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो ये अलग अलग एमएल एल्गोरिदम समझाते हैं और हमारा मकसद है इन्हें आसान बनाना, मतलब ये कैसे काम करते हैं ये जानना। बिल्कुल। मशीन लर्निंग मतलब सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने की काबिलियत देता है हम्म। ताकि वे बिना हमारे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस के खुद से काम कर सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आजकल इतनी तरक्की दिख रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये, खासकर न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो इससे खोलते हैं जरा। मोटा मोटा एमएल दो हिस्सों में बटा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इनमें क्या फर्क है? देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें लेबल लगे होते हैं। लेबल मतलब हमें पहले से सही जवाब पता होता है। तो लक्ष्य यह है कि एल्गोरिदम को ट्रेन करें ताकि वो नए अनदेखे डेटा को देखकर सही आउटपुट बता सके, क्या का अनुमान लगाना हो। जैसे घर के साइज, लोकेशन वगैरह के आधार पर उसकी कीमत क्या होगी। ओके। और क्लासिफिकेशन में हम डेटा को अलग अलग श्रेणियों या क्लास में बांटते हैं, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। स्पैम या नॉट स्पैम, हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, और फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसमें तो लेबल नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई लेबल नहीं। लक्ष्य होता है डेटा में छुपी हुई कोई संरचना या पैटर्न ढूंढना। वो बच्चे वाला उदाहरण लें तो, जैसे उसे जानवरों की बहुत सारी तस्वीरें दे दी पर बताया नहीं कि कौन क्या है, और कहा कि एक जैसे दिखने वालों को साथ रखो। एग्जैक्टली। बस समानता के आधार पर ग्रुप बनाने को कह दिया। जैसे अपने सारे ईमेल को बस 3 अलग अलग ढेरों में बांट दो, बिना बताए कि वो ढेर क्या हैं। समझ गई। चलिए, अब कुछ खास एल्गोरिदम्स पे आते हैं। सुपरवाइज से शुरू करते हैं। लीनियर रिग्रेशन, ये तो काफी बेसिक लगता है। हाँ, ये सबसे बुनियादी में से एक है। ये बस 2 वेरिएबल्स के बीच एक लीनियर मतलब एक सीधी रेखा वाला रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इनपुट और आउटपुट के बीच? हाँ, ये डेटा पॉइंट्स के बीच से एक सीधी लाइन खींचता है, इस तरह कि पॉइंट्स और लाइन के बीच की दूरी कम से कम हो। जैसे किसी की हाइट और जूते के साइज का कनेक्शन। बिल्कुल। और ये भले ही सिंपल लगे, पर कई एडवांस्ड एल्गोरिदम इसी के एक्सटेंशन है। ओके। और क्लासिफिकेशन के लिए आपने बताया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम तो लिनियर जैसा है पर काम क्लासिफिकेशन का, ये कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ये सीधी रेखा फिट नहीं करता। ये एक एस शेप का कर्व इस्तेमाल करता है, जिसे सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। सिग्मॉइड? हाँ, इसका फायदा ये है कि आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच रहता है, तो ये हमें किसी चीज के होने की संभावना बताता है। अच्छा, जैसे वो लिंग वाला उदाहरण था, हाइट और वेट से जेंडर की संभावना। हाँ, बिल्कुल। एक और तरीका है, के नियरेस्ट नेबर्स, KNN। ये सुनने में बड़ा इंट्यूटिव लगता है। हाँ, ये बहुत ही सहज है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है। अच्छा। ये बस किसी नए डेटा पॉइंट के लिए उसके के सबसे करीबी पड़ोसियों को देखता है। के मतलब कितने पड़ोसी? हाँ, के एक नंबर है जो हम चुनते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये देखता है कि ज्यादातर पड़ोसी किस क्लास के हैं और वही क्लास नए पॉइंट को दे देता है। और रिग्रेशन में? रिग्रेशन में ये उन के पड़ोसियों की वैल्यू का एवरेज निकाल देता है, बस। पर के चुनना मुश्किल होता होगा। हाँ, वो जरूरी है। बहुत छोटा के लिया तो मॉडल नॉइज से भटक सकता है, मतलब ओवरफिटिंग। और बहुत बड़ा के लिया तो शायद जरूरी पैटर्न छूट जाए, मतलब अंडरफिटिंग। ठीक है, अब आते हैं डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट पर। ये तो पावरफुल लगते हैं नाम से। डिसीजन ट्री मूल रूप से एक फ्लो चार्ट जैसा है, जिसमें हाँ नहीं वाले सवाल पूछकर डेटा को बार बार बांटा जाता है। हाँ नहीं वाले सवाल? हाँ, जैसे क्या उम्र 30 से ज्यादा है, हाँ या नहीं। क्या इनकम 50,000 से ज्यादा है, हाँ या नहीं, ऐसे। ओके। और लक्ष्य होता है ऐसे आखिरी पत्ते, लीफ नोड्स बनाना, जहां ज्यादातर एक ही क्लास के डेटा पॉइंट्स हों, मतलब वो नोड प्योर हो। ये समझना तो आसान है। हाँ, पर अकेले डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग का खतरा रहता है। वो ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है। अच्छा, तो रैंडम फॉरेस्ट इसी का हल है? बिल्कुल। रैंडम फॉरेस्ट में हम बहुत सारे, मतलब सैकड़ों या हजारों डिसीजन ट्री बनाते हैं। इतने सारे? हाँ, और हर ट्री थोड़े अलग डेटा सैंपल पर और थोड़े अलग फीचर्स पर ट्रेन होता है। फिर वो सब मिलकर वोट करते हैं फाइनल नतीजे के लिए। वोट करते हैं? हाँ, एक तरह से डेमोक्रेसी है। इसे बैगिंग या एनसेम्बल लर्निंग कहते हैं। इससे ओवरफिटिंग कम होती है और रिजल्ट ज्यादा भरोसेमंद होता है। ये तो कमाल है।
अब आते हैं आजकल के सुपरस्टार पर, न्यूरल नेटवर्क्स। इनमें क्या खास बात है? न्यूरल नेटवर्क्स ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले आइडिया को ही मतलब बहुत आगे ले जाते हैं। कैसे? ये इनपुट और आउटपुट के बीच में कई छिपी हुई परतें यानी हिडन लेयर्स जोड़ देते हैं। और जादू ये है कि ये परतें खुद ब खुद डेटा से जटिल फीचर्स या पैटर्न पहचानना सीख लेती हैं। खुद ब खुद मतलब हमें बताना नहीं पड़ता? नहीं, जैसे इमेज रिकग्निशन में इनपुट पिक्सेल्स होते हैं। पहली लेयर शायद किनारों को पहचाने, अगली लेयर शेप्स को, फिर और कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे चेहरे। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। अरे वाह! और जब ऐसी कई सारी हिडन लेयर्स होती हैं तो उसे डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग, हाँ, ये टर्म तो आजकल हर जगह है। तो ये खुद ही समझ लेते हैं कि क्या जरूरी है डेटा में। कमाल है। अब अनसुपरवाइज्ड की तरफ चलें, क्लस्टरिंग। हाँ, क्लस्टरिंग। इसका मकसद है बिना लेबल वाले डेटा को अपने आप समान ग्रुप्स या क्लस्टर्स में बांटना। ग्रुप्स बनाना? हाँ, सबसे फेमस एल्गोरिदम है के मीन्स। इसमें आपको पहले बताना पड़ता है कि आप कितने क्लस्टर्स मतलब के ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, के हमें बताना पड़ेगा। हाँ, फिर ये रैंडमली के सेंटर पॉइंट चुनता है, फिर हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे नज़दीकी सेंटर से जोड़ता है, फिर सेंटर्स को उनकी नई जगह पर ले जाता है जो उस क्लस्टर के पॉइंट्स का मीन होता है। और ये चलता रहता है? हाँ, ये प्रोसेस दोहराता रहता है जब तक सेंटर्स हिलना बंद ना कर दें, मतलब स्थिर ना हो जाएं। पर इसमें मुश्किल क्या है? सही के कैसे चुने? हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। के की गलत वैल्यू चुनने से अजीब या गलत ग्रुप्स बन सकते हैं। और आखिर में डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये क्या बला है? इसका सीधा सा मतलब है डेटा में फीचर्स या आयामों की संख्या कम करना। कम करना? क्यों? ताकि मॉडल सिंपल और तेज बने। लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरी जानकारी बची रहे। कई बार फीचर्स एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं या फालतू होते हैं। जैसे वो मछली वाला उदाहरण था, लंबाई और ऊंचाई। हाँ, वो बहुत ज्यादा रिलेटेड हो सकती हैं, तो उन्हें मिलाकर एक साइज फीचर बना सकते हैं। इससे डायमेंशन कम हो गया। ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए इसका एक बहुत कॉमन तरीका है। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो मशीन लर्निंग डेटा से सीखने के बारे में है। बिल्कुल। सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल वाले डेटा से भविष्यवाणी करता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल वाले डेटा में पैटर्न ढूंढता है, जैसे क्लस्टरिंग। हाँ, और हमने कुछ मुख्य एल्गोरिदम देखे, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के-नेन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क और के मीन्स। बिल्कुल। और ये तो बस एक ओवरव्यू है। हर एल्गोरिदम की अपनी बारीकियां हैं, अपने फायदे नुकसान हैं। वो सोर्स में एक चीट शीट का भी जिक्र था जो मदद कर सकती है कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिदम चुनें। हाँ, वो उपयोगी हो सकती है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार, ये एल्गोरिदम इतने शक्तिशाली हैं, जरा सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे होंगे। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। इस पर विचार कीजिएगा।